आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टडी करेंगे मोमेंट्स बुक की स्टोरी भोली को। ये कहानी सुलेखा नाम की लड़की की है, जिसे घर वाले और गांव वाले ना तो सुंदर समझते थे और ना ही बुद्धिमान। लेकिन एजुकेशन पाने के बाद वो लड़की इतनी अधिक समझदार और साहसी बन गई, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। तो चलिए पढ़ते हैं भोली की कहानी को। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही हर एक व्यक्ति उसे भोली या बुद्धू नाम से ही पुकारता था। भोली रामलाल नंबरदार की चौथी पुत्री थी और जब वो केवल 10 महीने की ही थी तो उसके सर पर गहरी चोट लग गई और शायद इसी कारण उसके माइंड का एक हिस्सा डैमेज हो गया और इसलिए वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई और उसे भोली अर्थात बुद्धू नाम दे दिया गया। जन्म के समय तो भोली एक सुंदर बच्ची थी, पर जब वो 2 वर्ष की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक हो गया, जिसके कारण उसके पूरे शरीर और चेहरे पर पोक मार्क्स अर्थात चेचक के दाग बन गए और जिससे उसका शरीर और चेहरा पूरी तरह से कुरूप हो गया। छोटी सुलेखा 5 वर्ष की उम्र तक तो कुछ बोलती ही नहीं थी और अंत में जब उसने बोलना भी सीखा तो वो स्टैमर अर्थात हकलाती थी, जिसे सुनकर दूसरे बच्चे उसकी मजाक उड़ाते थे और नकल उतारा करते थे। इस कारण भोली और भी बहुत कम बोलती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। उनमें से भोली सबसे छोटी बेटी थी। रामलाल एक संपन्न किसान था और उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। भोली को छोड़कर उसके सभी बच्चे स्वस्थ और सुंदर थे। बेटों को तो उसने पढ़ने के लिए पहले सिटी के स्कूल में भेजा और कॉलेज में भी पढ़ाई करवाई, लेकिन उसने अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाया। सबसे बड़ी बेटी का नाम राधा था, जिसकी शादी हो चुकी है, और दूसरी बेटी मंगला की भी एंगेजमेंट हो गई है। अब रामलाल को अपनी तीसरी बेटी चंपा की चिंता है। रामलाल की सभी बेटियां स्वस्थ और सुंदर थीं, इसलिए उनके लिए दूल्हा ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं हुई। रामलाल को सबसे अधिक चिंता तो भोली की थी, क्योंकि ना तो वो सुंदर थी और ना ही समझदार। जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 वर्ष की थी और उसी साल गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए तहसीलदार जी आए थे। उन्होंने रामलाल से कहा कि रेवेन्यू ऑफिसर होने के नाते तुम गांव में गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हो और इसलिए तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर गांव वालों के सामने एग्जाम्पल सेट करना होगा, जिससे सभी लोग तुमसे प्रेरणा लेकर अपनी बेटियों को स्कूल में भेजे। जब घर आकर रामलाल ने इस बारे में अपनी पत्नी से सलाह की तो वो चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो क्या? यदि लड़कियों को स्कूल में भेजा जाएगा तो उनसे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल में तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं था और उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। भोली को स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि वैसे भी उसकी शादी करने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक तो उसका चेहरा खराब है और दूसरा उसमें समझ की भी कमी है। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली डर गई। वह नहीं जानती थी कि स्कूल किस बला का नाम है। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ही उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को भी घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसे बेच दिया गया था, और इसलिए उसने कहा, नो 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 नो। वह डर से चीखने लगी और उसने अपना हाथ पिता के हाथ से छुड़वा लिया। रामलाल ने गुस्से में कहा, क्या हो गया मूर्ख, मैं तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी से बोला कि आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, वरना स्कूल की टीचर और स्टूडेंट इसे देखकर हमारे बारे में क्यों सोचेगी? क्या सोचेंगे कि हम इसे कितने खराब कपड़े पहनाते हैं। भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं सिलवाए गए थे। वो हमेशा ही अपनी बहनों की पुरानी ड्रेस को पहना करती थी। ना तो कोई उसके कपड़ों की मरम्मत करता था और ना ही कोई उसकी धुलाई करता था। पर आज भोली के लिए एक लकी दिन था। आज उसे साफ और अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए गए, जो चंपा को छोटे हो गए थे। भोली को नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया और तब उसे विश्वास हो गया कि आज वो अपने घर से किसी अच्छे स्थान पर जा रही है। जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे क्लास में बैठ चुके थे और रामलाल भोली को प्रिंसिपल के पास छोड़कर आ गया। भोली अकेली थी, इसलिए डर रही थी, पर डरते डरते उसने चारों तरफ देखा। वहां पर अनेक रूम्स थे और हर एक रूम में गर्ल्स चटाइयों पर बैठी थी, कुछ बुक रीडिंग कर रही थी और कुछ स्लेट पर लिख रही थी। प्रिंसिपल ने भोली से कहा कि जाकर तुम भी एक रूम में बैठ जाओ। भोली नहीं जानती थी कि विद्यालय कैसा होता है, वहां पर क्या होता है, लेकिन वहां पर अपनी ही एज की अनेकों लड़कियों को देखकर भोली खुश थी और ये सोच रही थी कि उनमें से एक ना एक लड़की तो उसकी फ्रेंड बन ही जाएगी।
वो क्लास में गई और वहां पर टीचर पढ़ा रही थी। भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो दीवार पर लगे हुए चित्रों को देख रही थी जो उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। घोड़ा ब्राउन कलर का था, जैसे घोड़े पर बैठकर तहसीलदार उनके गांव में आया करता था, और बकरी का रंग तो उनकी पड़ोसी की बकरी की तरह ही काला था, और वहीं तोते का रंग हरा था जैसा उसने आम के बाग में देखा था, और गाय तो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की जैसी ही थी। तभी अचानक भोली ने एक टीचर को अपने पास खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखा। टीचर ने भोली से पूछा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? भा भो भो, और हकलाहट के कारण वो आगे बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वो सिर झुकाकर कोने में ही बैठी रही और दूसरी लड़कियों की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, क्योंकि वो ये जानती थी कि बाकी सब लड़कियां उस पर हंस रही थी। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो सभी लड़कियां दौड़कर रूम के बाहर चली गईं, लेकिन भोली अभी भी कोने में ही बैठी थी और उसका उठने का साहस ही नहीं हुआ। उसका सर झुका हुआ था और वो अभी भी सिसक रही थी। तभी टीचर ने कहा, भोली। टीचर की आवाज बहुत ही सॉफ्ट थी। इतनी अच्छे प्रकार से भोली को कभी किसी ने नहीं बुलाया था। टीचर के शब्दों ने मानो भोली के हृदय को छू लिया। टीचर ने फिर से कहा, उठो, और ये कोई आदेश नहीं था बल्कि एक मित्रतापूर्ण सुझाव था। भोली खड़ी हो गई। टीचर ने फिर से पूछा कि मुझे अपना नाम बताओ। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया और वो ये सोचने लगी कि क्या उसकी हकलाहट उसे फिर से लज्जित करेगी। लेकिन इस काइंड टीचर को देखकर भोली ने फिर से बोलने का निश्चय किया, ये सोचकर कि ये टीचर उसकी मजाक नहीं उड़ाएगी। भा भा भो, और वो हकलाहट के कारण फिर से रुक गई। टीचर ने उसे शाबाशी दी और उसे प्रोत्साहित किया, हाँ हाँ बेटा, अपना पूरा नाम बताओ। भो भो भोली, और आखिरकार वो अपना पूरा नाम बोल पाई और उसे इतनी राहत मिली और ऐसा लगा कि मानो उसने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की हो। टीचर ने उसे शाबाशी दी और उसकी पीठ थपथपाई और उसे कहा कि तुम केवल अपने मन से डर को निकाल दो और फिर देखना तुम सभी बच्चों की तरह बोलने लगोगी। भोली ने मानो यह पूछने के लिए सिर उठाया कि क्या सचमुच? यस, ये तो बहुत ही आसान है। इसके लिए तुम्हें केवल स्कूल ही आना है, आओगी ना? भोली ने हाँ में सिर हिलाया। तो टीचर ने कहा, नहीं नहीं, ऊंचे स्वर में बोलो, यस यस। और भोली को स्वयं ही आश्चर्य हो गया कि वह इतना कैसे बोल सकी। टीचर ने आगे बोला कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि ये बुक ले लो? इसमें बहुत ही सुंदर और कलरफुल चित्र हैं, जैसे डॉग, कैट, हॉर्स, पैरट, टाइगर और काऊ। एक ही मंथ में तुम ये बुक पढ़ लोगी और उसके बाद मैं दूसरी बड़ी बुक तुम्हें दे दूंगी और उसके बाद उससे भी ज्यादा कहीं बड़ी बुक मैं तुम्हें दे दूंगी, और कुछ ही समय में तुम गांव के सभी व्यक्तियों से ज्यादा एजुकेट हो जाओगी और इसके बाद कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा और सभी लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे और तुम बिना हकलाहट के बोल सकोगी। अब घर जाओ और कल सुबह तुम्हें स्कूल आना है ना? भोली को लगा जैसे गांव के मंदिर की सभी घंटियां अचानक बजने लगी हो, स्कूल बिल्डिंग के सामने खड़े पेड़ों पर लाल फूल खिल गए हो। उसके दिल में एक नई आशा और जीवन के लिए एक नया मार्ग खुल गया था। कुछ वर्ष बीत गए थे। अब गांव का छोटा सा प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन चुका था और गांव में एक सिनेमा घर और कॉटन की कंपनी भी खुल गई थी। मालगाड़ी अब उनके स्टेशन पर रुकने लगी थी। एक रात भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तब क्या मैं विशंबर का शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं? हाँ हाँ अवश्य ही, उसकी पत्नी ने कहा, और भोली ऐसे धनी दूल्हे को पाकर भाग्यशाली हो जाएगी। एक बड़ी दुकान है, अपना स्वयं का मकान है और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसके अकाउंट में हजारों रुपए जमा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो दहेज भी नहीं ले रहा। हाँ हाँ ये तो ठीक है, पर वो इतना जवान नहीं है, तुम जानती हो ना, वो मेरी ही आयु का है और वो लंगड़ाता भी है और उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी काफी बड़े हो चुके हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पत्नी ने उत्तर दिया, 45-50 साल पुरुष के लिए कोई बड़ी आयु नहीं होती और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव का है और उसे भोली के चेहरे के दागों के बारे में और उसके कम दिमाग के बारे में पता नहीं है, और यदि हम उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो वो आजीवन कुंवारी ही रह जाएगी। हाँ, लेकिन मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि भोली क्या कहेगी। अरे वो बेवकूफ क्या कहेगी, वो तो गूंगी गाय की भांति है, वो कुछ नहीं कहेगी। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, रामलाल ने कहा, लेकिन भोली उन दोनों की बातों को आंगन में सुन रही थी। बिशंबर नाग एक धनी पंसारी था और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एक बड़ी बारात बैंड बाजे के साथ लेकर आया। दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था।
रामलाल इतनी ठाट बाट और शानो शौकत देखकर फूला नहीं समा रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से होगा। भोली की बड़ी बहनें इस शादी के मौके पर थीं और उन्हें आज भोली की किस्मत से ईर्ष्या हो रही थी कि उनकी शादी इतने अच्छे से क्यों नहीं हुई। जब शादी का शुभ मुहूर्त आया तो पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को ले आओ। भोली दुल्हन की लाल रेशमी साड़ी में मंडप में लाई गई। बिशंबर के एक मित्र ने कहा कि दुल्हन को माला पहनाओ। जैसे ही वो जयमाला भोली के गले में डालने वाला था, एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट हटा दिया और बिशंबर ने भोली के चेहरे को देखा और उसके हाथों में माला वहीं ठहर गई। दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। बिशंबर ने अपने दोस्त से कहा कि तुमने देखा कि उसके चेहरे पर निशान है चेचक के? हाँ, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो। हाँ ठीक है, लेकिन यदि मुझे उससे विवाह करना है तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। रामलाल आगे बढ़ा और अपनी पगड़ी उतारकर बिशंबर के पांव में रख दी और उससे बोला कि आप मुझे लज्जित मत करो और 2,000 रुपये ले लो। नहीं नहीं, 5,000 रुपये ही, अन्यथा हम बारात वापस ले जाएंगे और तुम अपनी बेटी को घर में रख लो। रामलाल, मुझ पर कुछ तो रहम करो, कुछ तो दया करो। यदि आप बारात वापस लेकर चले गए तो मैं किसी को गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो फिर 5,000 रुपये निकालो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रामलाल अंदर गया और तिजोरी से पैसे लाकर दूल्हे के चरणों में रख दिए। बिशंबर के लालची चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। उसने एक दांव खेला था और अब वो जीत गया था। उसने फिर से कहा कि जयमाल लेके आओ। एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट को हटाया गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी, बल्कि वो अपने होने वाले पति को देख रही थी और उसकी आंखों में और गुस्सा और घृणा नहीं थी, बल्कि ठंडी नफरत थी। जैसे ही बिशंबर ने जयमाला भोली के गले में डालना चाहा तो उससे पहले ही भोली का हाथ बिजली की भांति आगे बढ़ा और जयमाला आग में डाल दी और वह उठकर खड़ी हो गई, घूंघट एक तरफ फेंक दिया और उसने बोला, पिताजी। भोली ने स्पष्ट आवाज में कहा। उसके पिता, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी इस बिना किसी हिचक के बोलते हुए देखकर चौंक गए। पिताजी, अपना पैसा वापस ले लो, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। रामलाल दंग रह गया और मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई कि देखो कितनी बेशर्म लड़की है, जितनी बेशर्म है उतनी ही कुरूप है। भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? रामलाल चिल्लाया। क्या तुम्हें अपने परिवार की बेइज्जती करनी है? क्या तुम्हें हमारी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं? आप ही की इज्जत के कारण, भोली ने कहा, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन मैं अपने पति के रूप में ऐसे नीच, लोभी और घृणित व्यक्ति को स्वीकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। एक बूढ़ी औरत ने कहा, कितनी बेशर्म लड़की है, हमने तो सोचा था कि ये एक निर्दोष गूंगी गाय के जैसी है। भोली ने उस बूढ़ी औरत की ओर तेजी से देखा और कहा, जी चाची, आप ठीक कह रही हैं। सबने तो यही सोचा था ना कि मैं बेजुबान गाय हूँ, इसी कारण मुझे एक कठोर व्यक्ति को सौंप देना चाहते थे, पर अब ये गूंगी गाय जो हकलाती हुई मूर्ख थी बोल रही है। क्या आप कुछ और सुनना चाहती हैं? बिशंबर अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा और बैंड वालों को ये लगा कि विवाह पूर्ण हो गया है, इसलिए उन्होंने विवाह का समापन संगीत बजाना शुरू कर दिया। रामलाल जैसे मानो जमीन में गड़ गया था। उसका सिर दुख और शर्म से नीचे झुक गया था। अग्नि की लो धीरे धीरे बुझ गई थी। हर एक व्यक्ति जा चुका था। रामलाल भोली की ओर मुड़ा और उसने पूछा, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? सुलेखा ने शांत और स्थिर स्वर में बोला, आप चिंता ना करें पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां से मैंने इतना कुछ सीखा है। क्या ये ठीक रहेगा मैडम जी? भोली की टीचर इस दौरान इस नाटक को खड़े होकर एक कोने में देख रही थी और उसने उत्तर दिया, क्यों नहीं भोली। और उसके चेहरे पर एक डीप सेटिस्फेक्शन का भाव था, जैसा कि किसी कलाकार को महसूस होता है जब वो अपने मास्टरपीस को बनाने के बाद महसूस करता है। तो ये कहानी यहाँ पर पूर्ण हो जाती है, खत्म हो जाती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी को पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिलती है। और वीडियो यदि हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।